हेलो एवरीवन, नॉलेज चेक में आप लोगों का स्वागत है। मैं हिना और आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ अनसर्टेनिटी बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इजीली समझ भी आ जाएगी क्योंकि बहुत छोटी सी थ्योरी है। इससे पहले की 3 थ्योरीज़ पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके वो वीडियोज़ देखिए और सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आप लोगों को मैं और भी ज़्यादा वीडियोज़ बना के दूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अनसर्टेनिटी बेयरिंग थ्योरी जो है वो हमें प्रोपाउंडेड करके दी थी प्रोफेसर फ्रैंक एच नाइट ने। इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था और उनके अकॉर्डिंगली एंटरप्रेन्योर का मेन फंक्शन जो होता है वो है टू बेयर अनसर्टेनिटी, कि अगर वो अनसर्टेनिटीज़ को बेयर कर रहा है तो वो उसका मेन फंक्शन है। उनके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है? प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग अनइंश्योरेबल फ्यूचर अनसर्टेनिटी, कि जो अनइंश्योरेबल अनसर्टेनिटीज़ हैं हमारे फ्यूचर की, उस पे जो उसको रिवॉर्ड मिलेगा वो प्रॉफिट है। मीन्स अगर आपने फायर इंश्योरेंस कराई हुई है और आपकी गोडाउन में आग लग जाती है और आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, तो वो आपका रिवॉर्ड नहीं है। रीज़न बीइंग आपको नुकसान हो चुका, उसके बदले आपको एक फ़ायदा मिला है। लेकिन एक प्रीमियम दे के आप जो अनइंश्योरेबल अनसर्टेनिटी पे फ़ायदा पा लेते हो, वो एक तरीके का हमारा प्रॉफिट होता है। जैसे कि आप देखो, शेयर्स हैं, वो फ्यूचर अनसर्टेनिटी है, कोई इंश्योर्ड नहीं, उस पर कोई आपको एक तरह से पता नहीं होता ना कि आप वैल्यू डाउन जाएगी कि अप जाएगी, है ना। लेकिन अगर अप जाती है तो वो आपको एक तरह से फ़ायदा हो जाएगा, तो वो रिवॉर्ड है, ठीक है। अब इन्होंने बिजनेस रिस्क को 2 टाइप्स में डिवाइड करा था। पहला इन्होंने बोला था सर्टेन रिस्क, दूसरा इन्होंने बोला था अनसर्टेन रिस्क। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं सर्टेन रिस्क क्या होता है। सबसे पहले सर्टेन का मतलब जो आप लोग को पता है ये चीज़ होनी है, ठीक है। मीन्स सर्टेन रिस्क मतलब जिस रिस्क का आपको पता है, मीन्स वो रिस्क जो है आप हमेशा इंश्योर्ड करा के रखोगे। जैसे मैंने अभी आपको फायर इंश्योरेंस की बात करी, ठीक है। कोई भी एंटरप्रेन्योर है और अगर उसने फोरसीन कर लिया है किसी भी फ्यूचर अनसर्टेनिटी को, तो वो उससे रिट पाने के लिए इंश्योरेंस करता है। आई होप आप लोगों को रिट का मतलब पता होगा। उससे छुटकारा पाने के लिए उनको इंश्योर्ड करता है। तो ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेबल रिस्क, जितने भी हमारे इंश्योरेबल रिस्क होते हैं वो हमारे सर्टेन रिस्क होते हैं। और यहाँ पर प्रॉफिट अराइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आपको 3.5 लाख का नुकसान हुआ है तो 3.5 लाख की आपको इंश्योरेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ायदा तो आपका कुछ भी नहीं हुआ। अब हमारी आती है अनसर्टेन रिस्क। अब ऑब्वियसली अनसर्टेन मतलब जो चीज़ आपको नहीं पता। मीन्स डिमांड में चेंज आ गया, कोई न्यू इन्वेंशन हो गई, या गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, तो ये सब अनसर्टेन है। मीन्स इसका आपको पता नहीं होता कि कब क्या होने वाला है। तो जो कैन नॉट बी फोरसीन एंड नॉट गेट इंश्योरेंस। आपने कभी सुना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज की इंश्योरेंस हो रही हो? कभी नहीं होता। फायर इंश्योरेंस होती है, थेफ्ट इंश्योरेंस होती है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस होती है, लाइफ, बहुत सारी इंश्योरेंसेज होती हैं, लेकिन कभी भी चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी इंश्योरेंस नहीं होती। चेंज इन डिमांड पॉलिसी, चेंज इन डिमांड की कोई इंश्योरेंस नहीं होती, ठीक है। तो जितने भी ये अनइंश्योरेबल रिस्क होते हैं ये सारे हमारे अनसर्टेन रिस्क में आते हैं। अब कुछ रिस्कों की वजह से ये अनसर्टेन बनता है। पहला है अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस। क्या आपको मार्केट कंडीशंस का पता है? कब डिमांड में चेंज आना है, कब सप्लाई में चेंज आना है, आपको कभी पता होगा? नहीं। ये हमेशा फ्लक्चुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी डिमांड और सप्लाई की मार्केट में क्या फ्लक्चुएशंस चल रही हैं। प्रोड्यूसर जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड पे प्रोड्यूस करता है। अगर डिमांड चेंज होगी ड्यू टू टेस्ट ऑफ द कस्टमर्स, या पॉपुलेशन चेंज हो रही है, या इनकम चेंज हो रही है, तो ये सब चीज़ें अनसर्टेन होती हैं, आपको कुछ नहीं पता चलता। पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है उसका आपको नहीं पता चलेगा। अगर किसी कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है, क्या किसी प्रोड्यूसर को पता लगता है कभी कि किसकी इनकम चेंज हो रही है? उसको क्या लेना देना, वो तो प्रोडक्शन करता है। लेकिन ये सारे चेंजेस जो हैं उसके लिए अनसर्टेन है। तो चेंज इन डिमांड जो है कॉजेज चेंज इन इनकम ऑफ द फर्म।
मीन्स अगर डिमांड चेंज हो रही है तो फर्म की इनकम में भी फ़र्क आएगा। तो सडन फॉल इन डिमांड मे कॉज लॉस ऑफ द फर्म, हो सकता है कि उसका लॉस हो जाए, है ना, लेकिन डिमांड अगर बढ़ती है तो उसका प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो ये अनसर्टेन है। सेकंड है कॉम्पिटिटिव अनसर्टेनिटी, मतलब कि अगर कोई न्यू फर्म एंटर करती है हमारी मार्केट में और मार्केट कंडीशन जो है ओल्ड फर्म्स के लिए मोर सर्टेन बन जाती है, मीन्स सेल्स ऑफ ओल्ड फर्म जो हैं वो कम हो जाएंगी। रीज़न बीइंग कोई न्यू फर्म आती है तो लोग मोस्टली प्रेफर करेंगे कि हाँ ये न्यू है, हम इस चीज़ को ज़्यादा एक बार करके देखते हैं ना, जैसे कोई न्यू प्रोडक्ट आता है तो हम लोग बोलते हैं इसको यूज़ करके देखते हैं, क्या पता ये फ़ायदा दे। तो ऐसे ही पुरानी वाली जो फॉर्म्स होती हैं उनका सेल्स जो है वो डाउन चले जाता है। तो इसीलिए जो कॉम्पिटिटिव अनसर्टेनिटी है वो कब आ जाए किसी को नहीं पता होता। किसी प्रोड्यूसर को नहीं पता होगा कि उसके बगल में दुकान खुलने वाली है ना। थर्ड है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट जो है वो इकॉनमी में इंटरफेयर करती है, किस वजह से, प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, मींस उसको चाहिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इकॉनमी को स्टेबिलिटी करने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करेगी। जैसे कि हमारे जो वो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या करा था, डिवैल्यूएशन करी थी करेंसी की, है ना। तो उससे क्या हुआ था, हमारी इकॉनमी में काफ़ी ब्लैक मनी था जो वो वापस आ गया, सारा तो नहीं लेकिन काफ़ी ब्लैक मनी जो था वो वापस आ गया था। तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी या फिर कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा के एक इकॉनमी को स्टेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करती है। तो क्या किसी को कुछ पता चलता है? जब मोदी जी ने डिवैल्यूएशन का अनाउंस करा, क्या उससे पहले किसी भी बिजनेसमैन को या किसी भी फर्म चलाने या इंडस्ट्री को किसी को भी इसी बात की भनक नहीं थी कि डिवैल्यूएशन होने वाली है। तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस या गवर्नमेंट की चेंज इन पॉलिसी का कभी भी हमें पता नहीं चलता, वो एक अनसर्टेन है। तो इस वजह से ये भी एक रीज़न है कि वो हमारा अनसर्टेन रिस्क के अंदर आ जाता है। थर्ड है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। हमारी इंडिया में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी इनोवेशन हो रही है, मींस हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी जो है वो इस तेज़ी से बढ़ रही है ना, जिस तेज़ी से तो इंसान भी काम नहीं करता, कुछ टाइम बाद तो रोबोट्स काम करने लग जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है, न्यू मॉडल्स आ जाती हैं मशीनरीज़ की। अब किसी फर्म ने अगर अभी खरीदी है कोई मशीनरी और 2 महीने बाद कोई न्यू इनोवेशन आ गई मशीनरी में, तो उसके लिए तो एक तरह से रिस्की है। वो तो यही बोलेगा ना कि मैंने तो अभी तो खरीदी थी मशीनरी, अब दोबारा कोई न्यू वो आ गई, इनोवेशन आ गई, तो उसके लिए अनसर्टेन है। उसको क्या पता चल रहा है कि 2 महीने बाद फिर से कुछ नया आने वाला है। कई फर्म्स को पता होता है लेकिन मोस्ट ऑफ दी फर्म्स को नहीं पता होता कि कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होने वाली है, ठीक है। क्योंकि रैपिड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होती है तो किसी को नहीं पता, क्या पता अगले दिन ही हो जाए, तो इस वजह से उसको ये रिस्क भी उठाना पड़ता है। लास्ट है बिजनेस साइकिल। अगर आप लोगों ने बिजनेस में पढ़ा हो तो हमारी इकॉनमी एक बिजनेस साइकिल के हिसाब से चलती है। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक बिजनेस साइकिल पे चलती हैं। बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। बूम एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर को काफ़ी सारा फ़ायदा होता है। रिसेशन जब उसकी इकॉनमी डाउन जानी शुरू हो जाती है। डिप्रेशन जो बिल्कुल ही डाउन चली जाती है, उसकी डिमांड बिल्कुल कम हो जाती है। एंड देन रिकवरी, जब वो रिकवरी करना शुरू कर देता है। तो ये 4 पीरियड्स हैं। अब एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन, हैवी फॉल इन द एग्रीगेट डिमांड, जब उसकी इकॉनमी में डिप्रेशन होगा तो फॉल इन डिमांड होगा, उसकी कोई सामान खरीदेगा नहीं, ठीक है। म्यूचुअल इफेक्ट्स इन द इकॉनमी अराइजेज हो जाएंगे, अनसर्टेनिटी ये उसको बियर करनी पड़ेगी, उसके पास पैसा नहीं होगा, उसको लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे कुछ अनसर्टेन रिस्क थे जो एक एंटरप्रेन्योर को बियर करने पड़ते हैं। अब एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है। प्रोफेसर स्केले जो थे उन्होंने कहा कि कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है 2 एक्सपेक्टेशंस पर। पहली है जर्नल, दूसरी है पर्टिकुलर। अब समझते हैं जर्नल एक्सपेक्टेशन क्या होती है।
Journal expectations are related to change in future in respect of factors concerning in the entire economy. मतलब कि जर्नल एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब हुआ कि कुछ चेंजेस जो फ्यूचर के हिसाब से होंगे और कंसर्न इन द इंटायर इकॉनमी, पूरी इकॉनमी को लेके चलेंगे. आपने बस ये ध्यान रखना है, जर्नल में इकॉनमी को कंसिडर करेंगे. मतलब चेंजेस होंगे, ज़रूर होंगे फ्यूचर के लिए, लेकिन कंसर्निंग द एंटायर इकॉनमी, इकॉनमी को लेकर चेंजेस होंगे. पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन में आर रिलेटेड टू चेंजेस इन द फ्यूचर बट रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्टर कंसर्निंग द फॉर्म्स और इंडस्ट्री. पर्टिकुलर में फॉर्म्स और इंडस्ट्रीज़ को कंसर्न करके प्रोडक्शन करते हैं. तो ये हमारा कंसेप्ट था सारा अनसर्टेनिटी बेयरिंग थ्योरी का. अब इसके कुछ क्रिटिसिजम्स हुए थे तो वो भी हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. पहला क्रिटिसिज्म है इग्नोर्स द अदर डिटर्मिनेंट ऑफ प्रॉफिट्स. जो प्रॉफिट है वो क्या सिर्फ अनसर्टेनिटी का रिवॉर्ड? नहीं, प्रॉफिट अनसर्टेनिटी का रिवॉर्ड नहीं है. उसने एंटरप्रेन्योर के अनदर फंक्शंस को तो कंसिडर करा ही नहीं. ना उसने रिस्क को कंसिडर करा, ठीक है, ना उसने सिचुएशंस को कंसिडर करा. एंटरप्रेन्योर बहुत सारे फंक्शंस निभाता है, उनमें से किसी फंक्शन को नहीं देखा, उसने सिर्फ अनसर्टेनिटी को देखा. तो इस वजह से ये जो थ्योरी है वो इनकम्प्लीट थ्योरी मानी जाती है, क्योंकि उसने अदर फंक्शंस के लिए कोई जगह छोड़ी ही नहीं इस थ्योरी में. उसने सिर्फ अनसर्टेनिटी की बात करी कि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है और एंटरप्रेन्योर जो है उसका प्रॉफिट जो है वो अनसर्टेन पे डिपेंड करता है. तो पहला क्रिटिसाइज ये किया गया. सेकंड, अनरियलिस्टिक अजम्पशन. अब इस पॉइंट में क्या हुआ, उसने एक अजम्पशन ली थी. फ्रैंक एच नाइट ने, प्रोफेसर नाइट ने अज्यूम किया था कि अनसर्टेनिटी इज़ द मेन कॉज ऑफ द लिमिटिंग सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर. मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर की सप्लाई है वो हमारी लिमिटेड है, रीज़न बीइंग ऑफ अनसर्टेनिटी इन द इकॉनमी. लेकिन अनसर्टेनिटी जो है वो एक क्या बोलते हैं, एक कल्लाई फैक्टर नहीं होता कि जो सप्लाई है एंटरप्रेन्योर्स की वो लिमिट हो सके. और भी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. हो सकता है कि उस पर्सन के पास कैपिटल ना हो, पैसा ना हो बिजनेस खोलने की, लेकिन नॉलेज हो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि उस एंटरप्रेन्योर के पास नॉलेज ना हो लेकिन पैसा और अपॉर्चुनिटी बहुत हो सकता है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी हो लेकिन नॉलेज और कैपिटल ना हो. तो बहुत सारे रीजंस होते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर मार्केट में आने से पहले बहुत बार सोचता है, लेकिन इसने क्या बोला, अनसर्टेनिटी है, इस वजह से जो एंटरप्रेन्योर हैं वो मार्केट में नहीं आ सकते. तो ये गलत है. अनरियलिस्टिक अजम्पशन दी थी उसने अपनी थ्योरी में. थर्ड पॉइंट पे क्रिटिसाइज किया गया कि इट इज़ अ वेग थ्योरी. ये एक वेग है, मतलब मनगढ़ंत कहानी है. क्या उसने बोला, अनसर्टेनिटी बेयरिंग थ्योरी जो है वो एक वेग थ्योरी है प्रॉफिट डिटर्मिनेशन की, क्योंकि जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो मोनोपोलिस्टिक पावर्स में भी काम कर रही हैं और अज्यूम कर रही हैं कि उनकी ग्रेट परफॉर्मेंस है और उनको काफ़ी सारा पैसा भी मिल रहा है, काफ़ी सारा प्रॉफिट भी मिल रहा है. वो अनसर्टेनिटी की परवाह नहीं कर रही. अगर हर बंदा या हर एंटरप्रेन्योर अनसर्टेनिटी की परवाह करने लग जाए तो फिर हमारे यहाँ तो कोई बिजनेस ही नहीं करेगा, है ना. तो इट इज़ अ वेग थ्योरी. ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं कि अनसर्टेनिटी बेयरिंग थ्योरी जो है वो एंटरप्रेन्योर को सोचना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. अगर हर एंटरप्रेन्योर अनसर्टेनिटी के बारे में सोचने लग जाएगा तो हमारे यहाँ तो कोई बिजनेस ही नहीं करने का तैयार होगा. सो दिस थ्योरी कैन नॉट रिगार्डेड एज लॉजिकल. ये लॉजिकल थ्योरी नहीं मानी जाती. फोर्थ है, नॉट अनसर्टेनिटी इज नॉट अ सेपरेट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन.
यहाँ पर नाइट ने अज्यूम करा था कि जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये फैक्टर्स होते हैं, ऐसे ही अनसर्टेनिटी होता है जो एक सेपरेट फैक्टर होता है प्रोडक्शन का, विच इज़ नॉट करेक्ट। अगर मैं साइकोलॉजिकली कंसेप्ट के हिसाब से देखूं तो ये एक पार्ट होता है हमारी रियल कॉस्ट प्रोडक्शन का। मतलब अगर मेरी सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करेगी मनी में। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई करूँगी, मतलब मैं लैंड खरीदूँगी, मैं और लेबर्स को उस न्यू लैंड पे एम्प्लॉय करूँगी, न्यू कैपिटल लगाऊँगी, न्यू मशीनरीज खरीद के न्यू प्रोडक्शन करूँगी। मतलब मेरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई इट्स डिपेंड अपॉन माई मनी, मेरे पास पैसा कितना है, नॉट ऑन माई रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कैसे डिपेंड हो सकता है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी जो है वो एक सेपरेट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। अनसर्टेनिटी को तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम गिन ही नहीं सकते। अगर साइकोलॉजिकल कंसेप्ट में मैं बोलूँ तो सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करती है हमारी मनी पे, नॉट अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। नाउ फिफ्थ पॉइंट है नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। प्रोफेसर नाइट ने ये तो बोला कि एंटरप्रेन्योर जो है उसका मेन फंक्शन है सर्टेनिटी बेरिंग, अनसर्टेनिटी बेरिंग थ्योरी, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि किस कंपनी या किस फर्म पे लगता है या नहीं लगता है। तो इस पॉइंट पे क्रिटिसाइज़ किया गया कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है उस पे इस अनसर्टेनिटी की या इस थ्योरी की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि डाउटफुल है। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो एक ऐसे पर्सन होते हैं जो प्रॉफिट एंटाइटल्ड करते हैं इस कंपनी पे। दे नॉट परफॉर्म एनी फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। जो आपने पढ़ा होगा कि जो कंपनीज होती हैं उसमें हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो जो भी प्रॉफिट हमारा होता है वो डिफरेंट डिफरेंट शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है ना। तो यहाँ पर क्या जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं वो मेरे एंटरप्रेन्योर के कोई काम कर रहे हैं? नहीं ना, ये कोई अनसर्टेनिटी बेयर कर रहे हैं। तो क्या ज़रूरी है कि कोई प्रॉफिट कोई एंटरप्रेन्योर ही अनसर्टेनिटी बेयर कर सकता है? शेयर होल्डर्स को भी तो अनसर्टेनिटी है, लॉस हो गया तो उनको मिलेगा ही नहीं पैसा, ठीक है। देयर आर सैलरीड मैनेजर्स हु परफॉर्म्ड ऑल द फंक्शंस। इन कंपनीज में मैनेजर्स रखे गए होते हैं जो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, है ना। लेकिन उनको कोई प्रॉफिट देता है? नहीं देता। मैनेजर्स को कोई प्रॉफिट नहीं देता, मैनेजर्स को जस्ट सैलरी मिलती है। और जबकि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो एंटरप्रेन्योर का कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ बैठे रहते हैं। और हो सकता है कि कोई डिसीजंस लेते हों लेकिन उनका एंटरप्रेन्योर जैसा कोई रोल नहीं होता, तो उनको प्रॉफिट मिलता है और जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको प्रॉफिट नहीं मिलता। तो ये जो कंसेप्ट है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी में नहीं लग सकता। तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स में इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया था। होपफुली आप लोगों को समझ में आई होगी।